शर्लॉक होम्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक डरावनी कहानी है। इसे आर्थर कॉनन डॉयल की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक माना जाता है। सवाल ये है कि क्यों? द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड में ऐसा क्या खास है जो आज भी पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है? इसमें खास बात यह है कि ये गोएंदागिरी और गॉथिक हॉरर का आप कह सकते हैं एक परफेक्ट मिक्सचर है। अच्छा। एक पुराना डरावना सा घर, एक बहुत ही क्रूर जमींदार और एक ऐसा राज जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। तो मतलब सुरागों से ज्यादा यहाँ माहौल का खेल है। हाँ, यहाँ का माहौल, वो डर, वो उतना ही जरूरी है जितने की होम्स को मिले सुराग। आज हम इसी डर और दिमाग के खेल की परतों को खोलेंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है एक सुबह जब एक जवान औरत हेलेन स्टोनर घबराई हुई हालत में 211 बी बेकर स्ट्रीट पहुंचती है। और उसकी हालत वाकई बहुत खराब है। हाँ, उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है और वो ठंड से नहीं बल्कि डर से कांप रही है। और इससे पहले कि वो कुछ कहे, होम्स अपना कमाल दिखाते हैं। उनका क्लासिक अंदाज। हाँ, वो बता देते हैं कि वो ट्रेन से आई है और उससे पहले उसने घोड़ा गाड़ी यानी डॉग कार्ट में सफर किया है। ये होम्स का स्टाइल तो है, लेकिन क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक स्मार्ट ट्रिक नहीं है। कॉनन डॉयल कहानी के पहले ही पन्ने पर एक तरह से पढ़ने वाले के साथ एक समझौता कर रहे हैं। कैसा समझौता? वो कह रहे हैं, देखो, ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने का नतीजा है। वो हमें सिखा रहे हैं कि अगर इस केस को समझना है तो हमें भी होम्स की तरह सोचना होगा, हर डिटेल पर गौर करना होगा। सही बात है। और वो डिटेल्स मिलना तब शुरू होती हैं जब हेलेन अपने सौतेले पिता डॉक्टर ग्राइम्सबी रॉयलॉट के बारे में बताती है। ये आदमी इंग्लैंड की एक बहुत पुराने खानदान का आखिरी वारिस है, लेकिन अब उसके पास एक टूटा फूटा घर और बस थोड़ी सी जमीन ही बची है। और उसका अतीत भी उतना ही टूटा फूटा है। वो कलकत्ता में एक कामयाब डॉक्टर था, लेकिन उसका गुस्सा हमेशा उसके काबू से बाहर रहा। हाँ, कहानी में बताया गया है कि उसने गुस्से में अपने ही बटलर की हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे जेल भी हुई। और जब वो वापस इंग्लैंड लौटा तो वो एक हारा हुआ, चिड़चिड़ा और सच कहूं तो एक खतरनाक इंसान बन चुका था। और वो खतरा सिर्फ उसके बर्ताव में नहीं था, उसने अपने घर को एक तरह का, क्या कहते हैं, चिड़ियाघर बना रखा था। हाँ, ये बहुत अजीब बात थी। सोचिए, इंग्लैंड के एक गांव में एक चीता और एक बबून खुले घूम रहे हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? कॉनन डॉयल ने रॉयलॉट के किरदार को इतना नाटकीय क्यों बनाया? क्योंकि ये उस दौर के डर को दिखाता है। विक्टोरियन इंग्लैंड के लिए भारत जैसी जगहें वो रहस्यमयी और जंगली थी। अच्छा। तो जब डॉक्टर रॉयलॉट भारत से वापस आता है तो वो अपने साथ उस जंगलीपन को भी ले आता है। वो जानवर उसके खुद के वहशी स्वभाव का प्रतीक हैं। मतलब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, लेकिन आदतें जानवरों जैसी। बिल्कुल। और यही बात उसे और भी ज्यादा अप्रत्याशित और डरावना बनाती है। तो डॉक्टर रॉयलॉट एक गुस्सैल, खतरनाक और अजीब इंसान है। लेकिन कहानी में असली खौफ तो तब शुरू होता है जब हेलेन अपनी जुड़वा बहन जूलिया की मौत का राज खोलती है। हाँ, और ये मौत 2 साल पहले हुई थी। जूलिया की शादी से ठीक 2 हफ्ते पहले। और मौत भी बड़ी अजीब परिस्थितियों में हुई थी। एक रात हेलेन को अपनी बहन की चीख सुनाई दी। जब वो भागकर उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो जूलिया खौफ से कांपती हुई बाहर निकली और जमीन पर गिर गई। और मरने से ठीक पहले उसने जो कहा वही इस केस की सबसे बड़ी पहेली बन गया। उसने कहा, हे भगवान, हेलेन, वो बैंड था, धब्बेदार बैंड, द स्पेकल्ड बैंड। इसके बाद उसकी मौत हो गई। ये शब्द किसी के पल्ले नहीं पड़े। और भी अजीब बातें थीं। जूलिया ने मौत से कुछ रातें पहले हेलेन को बताया था कि उसे आधी रात में एक धीमी सीटी की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, सीटी की आवाज। हाँ, और जिस रात उसकी मौत हुई, हेलेन ने भी वो सीटी और उसके फौरन बाद धातु के गिरने जैसी आवाज सुनी। यहीं से ये एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन जाती है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा कत्ल जो एक बंद कमरे में हुआ हो। जूलिया का कमरा अंदर से बंद था। हाँ। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें थीं, अंदर आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? यही तो सवाल था। पुलिस पूरी तरह उलझ गई। शरीर पर कोई निशान नहीं था, जहर का कोई सबूत नहीं मिला। धब्बेदार बैंड को उसको एक मरती हुई लड़की का बड़बड़ाना मान लिया गया। और सीटी का क्या? सीटी की आवाज के लिए पास में डेरा डाले जिप्सियों पर शक किया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस पारंपरिक तरीकों से सोच रही थी। मतलब वो एक ऐसे हत्यारे को ढूंढ रहे थे जो कमरे में आया हो। बिल्कुल। लेकिन होम्स समझ जाते हैं कि यहाँ सवाल कौन का नहीं, कैसे का है। और अब 2 साल बाद
इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हेलेन की भी सगाई हो चुकी है और अब उसके सौतेले पिता ने घर में मरम्मत का बहाना बनाकर उसे उसी कमरे में सोने भेज दिया है जहां जूलिया की मौत हुई थी। ये तो बहुत ही क्रूर है, उसे उसी बिस्तर पे सोना पड़ रहा है। और जो बात हेलेन को होम्स के पास ले आती है वो ये है कि पिछली रात उसे भी वही धीमी रहस्यमयी सीटी की आवाज सुनाई दी। अब उसे यकीन हो गया है। हाँ, कि जो उसकी बहन के साथ हुआ वही उसके साथ होने वाला है। इस पैटर्न से होम्स को वो चीज मिल जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी। मकसद बिल्कुल। जूलिया की मौत उसकी शादी से ठीक पहले हुई। अब हेलेन की शादी होने वाली है और उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो इसका शादी से क्या लेना देना था? होम्स बाद में वसीयत की जांच करके पता लगाते हैं कि दोनों बहनों की मां ने अपनी जायदाद से होने वाली सालाना आमदनी उनके नाम की थी, लेकिन अगर वो शादी कर लेती तो उस आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उन्हें देना पड़ता, जिससे डॉक्टर रॉयलॉट की आमदनी लगभग खत्म हो जाती। ओह, तो मकसद अब शीशे की तरह साफ था, पैसा। सिर्फ पैसा। तो होम्स और वॉटसन स्टोक मोरैन पहुंचते हैं और वहां उनका सामना सीधे डॉक्टर रॉयलॉट से होता है, जो हेलेन का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। हाँ, और वो होम्स को धमकाता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए आग जलाने वाली लोहे की छड़ी को अपने हाथों से मोड़ देता है। ये तो सीधी सीधी धमकी थी। बिल्कुल, लेकिन होम्स उसकी धमकी से डरते नहीं, बल्कि शांत रहते हैं, और उसके जाने के बाद वो उस मुड़ी हुई छड़ी को वापस सीधा कर देते हैं। कमाल है। ये एक छोटा सा सीन है, लेकिन ये दिखाता है कि होम्स दिमागी तौर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी अपने दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद वो उन कमरों की जांच शुरू करते हैं और होम्स को वो सुराख मिलते हैं जिन्हें पुलिस ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। ठीक है, तो एक एक करके इन सुरागों को समझते हैं। सबसे पहले उन्हें बिस्तर के पास एक घंटी की रस्सी दिखती है। इसमें क्या अजीब था? अजीब यह था कि वो रस्सी वो नहीं लग रही थी, पर वो नकली थी। नकली मतलब वो किसी घंटी से जुड़ी ही नहीं थी, वो बस एक हुक से लटकी थी जो एक वेंटिलेटर के ठीक नीचे था। अब सवाल उठता है कि एक नकली घंटी की रस्सी का क्या काम हो सकता है? हाँ, ये तो अजीब है। और दूसरा सुराग था वो वेंटिलेटर। 2 कमरों के बीच में एक वेंटिलेटर जो बाहर नहीं खुलता। ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, क्योंकि वेंटिलेटर का काम ताज़ी हवा लाना होता है, एक कमरे की हवा दूसरे में भेजना नहीं। तो साफ था कि ये वेंटिलेटर एक रास्ता है, किसी छोटी चीज के आने जाने का। बिल्कुल। और वो रास्ता कहाँ तक जाता है? ठीक उस नकली घंटी की रस्सी तक। और तीसरा और सबसे खतरनाक सुराग था बिस्तर, जिसे फर्श से कसकर जोड़ा गया था। उसे हिलाया नहीं जा सकता था। मतलब जो भी उस बिस्तर पर सोएगा वो हमेशा उस वेंटिलेटर और उस रस्सी के ठीक नीचे ही रहेगा। वेंटिलेटर यानी आने का रास्ता, रस्सी यानी नीचे उतरने का पुल, और बिस्तर यानी निशाना जो हिल नहीं सकता। सही कहा। और जब होम्स डॉक्टर के कमरे की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक लोहे की तिजोरी, उसके ऊपर रखी दूध की एक कटोरी और एक छोटी सी चाबुक मिलती है जिसे फंदे की तरह लपेटा गया था। तो तस्वीर अब लगभग पूरी हो चुकी थी। हाँ, होम्स के दिमाग में तो पूरी हो चुकी थी। अब कहानी अपने सबसे तनाव भरे हिस्से में पहुंचती है। होम्स फैसला करते हैं कि वो और वॉटसन उस रात उसी कमरे में रुककर हत्यारे का इंतजार करेंगे। माहौल बहुत डरावना है, पूरी तरह अंधेरा है और बाहर से चीते और बबून की आवाजें आ रही हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि वॉटसन के लिए वो इंतजार कितना भयानक रहा होगा। और होम्स के लिए भी। उन्हें अंदाजा है कि खतरा किस शक्ल में आएगा, लेकिन वो 100% यकीन से नहीं कह सकते। वो अपनी थियरी पर अपनी और वॉटसन की जान दांव पर लगा रहे हैं। आधी रात को वेंटिलेटर से एक हल्की रोशनी दिखती है और फिर एक फुसफुसाने यानी फुपकारने जैसी आवाज आती है, एक हिस। और होम्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। हाँ, वो तुरंत माचिस जलाते हैं और अपनी छड़ी से उस घंटी की रस्सी पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। वॉटसन को उस धुंधली रोशनी में कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन उन्हें होम्स के चेहरे पर खौफ और घिन का मिलाजुला भाव दिखाई देता है। और इसके फौरन बाद डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे से दर्द, डर और गुस्से से भरी एक ऐसी भयानक चीख सुनाई देती है जिसे वॉटसन अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाते। वो चीख पूरे घर में गूंजती है और फिर खामोशी। जब वो दोनों भागकर डॉक्टर के कमरे में पहुंचते हैं तो वो अपनी कुर्सी पर मरा हुआ बैठा था। उसकी आंखें खौफ से छत के एक कोने पर टिकी हुई थी। और उसके माथे पर, हाँ, उसके माथे पर एक अजीब पीला और भूरे धब्बों वाला बैंड लिपटा हुआ था। वो धब्बेदार बैंड कोई कपड़ा नहीं था। वो भारत का सबसे जहरीला सांप था, जिसे होम्स स्वैम्प एडर कहते हैं। स्वैम्प एडर? हाँ, और मजे की बात यह है कि स्वैम्प एडर नाम का कोई सांप असल में होता ही नहीं है।
ये कॉनन डॉयल की अपनी बनाई हुई एक काल्पनिक मखलूक है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, ताकि कहानी और भी रहस्यमयी और डरावनी लगे। उन्होंने पाठकों को डराने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक सांप खुद ही इजाद कर लिया। तो ये थी डॉक्टर रॉयलॉट की शैतानी योजना। वो उस सांप को वेंटिलेटर के जरिए भेजता था। सांप रस्सी के सहारे बिस्तर पर उतरता था और फिर डॉक्टर सीटी बजाकर उसे वापस बुला लेता था। और दूध की कटोरी वो उसे इनाम के तौर पर दी जाती थी। बाप रे। उस रात जब होम्स ने छड़ी से सांप पर हमला किया तो वो घबराकर और गुस्से में वापस वेंटिलेटर से अपने मालिक के कमरे में गया और उसने अपने ही मालिक को डस लिया। उसकी बनाई हुई साजिश उसी पे उल्टी पड़ गई। बिल्कुल, एक तरह से ये बिल्कुल सही इंसाफ था। तो ये थी द स्पेकल्ड बैंड की कहानी। एक ऐसा केस जो किसी भूत प्रेत की कहानी जैसा लगता था, लेकिन जिसे होम्स ने सिर्फ तर्क और छोटी से छोटी जानकारी पर ध्यान देकर सुलझा दिया। हाँ, एक बंद कमरे का राज, एक अजीब पहेली और एक ऐसा हत्यारा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल। ये कहानी एक गहरी और परेशान करने वाली बात सामने रखती है, जो होम्स खुद कहते हैं। जब एक बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति, खासकर एक डॉक्टर जैसा इंसान, हाँ, जब वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपराध के लिए करता है, तो वो सबसे खतरनाक अपराधी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान ही उसे ऐसे जुर्म करने का हथियार देता है जिसका सुराग मिलना लगभग नामुमकिन होता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कितने असंभव अपराध हो सकते हैं जिनके पीछे किसी विशेषज्ञ का दिमाग और उसकी खास जानकारी छिपी हो।